हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 9th चैप्टर क्षेत्रमिति इसकी प्रश्नावली 9.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न हैं, आप ये देख सकते हैं अपने सामने, और सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ठोस आकृतियां जो होती हैं जैसे घन, घनाभ, बेलन, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल पर आधारित ये प्रश्नावली है। और जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा और आपको इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिब्बे हैं, ये घनाभाकार है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वाली आकृति घनाभ है और ये आकृति घनाकार है। घन होता है एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो ये 50, 50, 50 तीनों बराबर हैं, ये घन है। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीनों बराबर नहीं होते हैं। इसमें तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं या 2 एक जैसे और तीसरा अलग हो सकता है, पर तीनों एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये अलग अलग है। तो ये आकृति है घनाभ। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। क्वेश्चन है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। अब ये डिब्बे हैं तो बने होंगे किसी चीज़ से, कागज़ के, गत्ते के, जिसके भी डिब्बे बने हैं। तो क्वेश्चन है कि किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री यानी कम गत्ता किस में लगा होगा। तो देखो, कम गत्ता, कार्डबोर्ड जो भी है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, देखो गत्ता कहाँ लगा होता है, गत्ता बाहर बाहर लगा होता है ना, तो बाहर बाहर लगा होता है यानी हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम घनाभ का यानी डिब्बा ए और डिब्बा बी दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा उसी डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए अब बात करते हैं डिब्बा ए। तो डिब्बा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास है L है 60, B है 40, फिर B 40 है और H 50 है। ध्यान से देखो, ये L है, ये B है चौड़ाई, ये H हाइट, ऊंचाई है 50। तो यहाँ पे ये जो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, यह संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं। बात एक ही है, ओके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में LBH की वैल्यूज़ रखी हैं हमने। अच्छा, ये रख दिया है, H है 50 और L 60। अब ये हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 24 प्लस 5 × 20 प्लस 5 × 30। ये हो जाएगा 5000, 6000, 7000, 7400 और ये 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, ये 0 0 और ध्यान रखना क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग में आता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग इसका मात्रक हो गया है। तो डिब्बा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ चुका है। अब हम ज्ञात करते हैं डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो दूसरा डिब्बा है ये घनाकार डिब्बा है और घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो देखो ये होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो इसमें मान लो कि भुजा ए है, तो ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये फॉर्मूला आता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, ये ध्यान रखना। इसमें ए भुजा है, ओके। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए क्या है, भुजा क्या है, भुजा है 50 सेंटीमीटर। तो इसका वर्ग तो ये हो जाएगा 6 गुणा 50 गुणा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप चाहो तो ये बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो फिलहाल केवल इतना करो
और इसका मात्रक बाद में भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 50 गुणा 50, अच्छा ये हुआ 6 पचे 30, 300, 300 गुणा 50, 3 पचे 15, 150 ये आ चुका है। और यूनिट आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो घनाभाकार डिब्बा यानी डिब्बा ए, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, डिब्बा बी का ज़्यादा है, तो डिब्बे ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये रीज़न लिख देंगे कि डिब्बा ए का पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसे बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई के कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। ओके, देखो हमारे पास सूटकेस हैं, तो ये कुछ इनका जो आकार है ये इस तरह का है, घनाभाकार आकार आप कह सकते हैं, इस तरह से है, ठीक है ना। और इसको हमने ढकना है तिरपाल से। अब तिरपाल का कपड़ा जैसे बाज़ार में मिलता है, ऐसा थान से निकाला, जो लट्ठा होता है उससे कपड़ा निकाला, और ये हमें इसकी चौड़ाई फिक्स है, चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो उसका हमें हिसाब लगाना है कि कितनी लंबाई का हमें तिरपाल चाहिए होगा जिससे कि 100 सूटकेसों को हम ढक पाएँ। समझ गया ना। तो हमें इस तिरपाल के टुकड़े की, यानी जिसको काटकर हम सूटकेस के लिए कवर बनाएंगे ढकने के लिए, तो उस तिरपाल की लंबाई हमें पता करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो बात यह है कि हम क्या करेंगे, एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें कर देंगे 100 का गुणा, तो हमें सभी 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी सभी का एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में मिल जाएगा। और यही पृष्ठीय क्षेत्रफल ढकने के लिए तो हमें ये कपड़ा चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस कपड़े का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो हम ये ढक रहे हैं। बात समझ आ रही है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने सूटकेस के बारे में लिख दिया है, जो भी प्रश्न में यहाँ पर जानकारी दी थी, सूटकेस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो और ये हमने लिख दिया है। और अब हम निकालेंगे सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो सूटकेस घनाभ के आकार का है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 × LB + BH + H × L। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को रखेंगे, मान हमारे पास ये सभी के मान हमारे पास है। L है 80, B 48, 48 गुणा H 24। फिर ध्यान रखना LBH, यहाँ से LBH को हम यहाँ पे रख रहे हैं, L की जगह पे 80, B की जगह पे 48 और H की जगह पे 24। इसका आप ध्यान रखना। और अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 8 × 64 का 4, 6, 8 × 32 और 6 38। अच्छा यहाँ पे आएगा 48 × 192, 2 19, 48 × 96, 115, और ये आएगा 192 0, 2 और 4 5 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 19, 1 3 1 4 5 6, तो ये आया है। और इसमें 2 का गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 3 8 2 4 इतना सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। तो ये एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। और ऐसे 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करेंगे, एक सूटकेस का जो क्षेत्रफल निकला था
उसमें हम गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 1382400, और ध्यान रखना सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये। ओके, अब बात करते हैं तिरपाल के कपड़े की। तो तिरपाल के कपड़े की लंबाई माना x है। तो देखो तिरपाल का कपड़ा इस तरह से है, मतलब जो उससे काटा है, जो जिसको हम लट्ठा कहते हैं, थान से काटा है, तो इस तरह से है ना। अब इसकी लंबाई x है, चौड़ाई फिक्स रहती है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर। तो ये है 96 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल यानी कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी x है, और इसमें हम 96 का गुणा कर देंगे। ध्यान रखना ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और अभी ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, बाद में हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर वर्ग। अब देखो ये भी इसी का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसी कपड़े से तो सूटकेस के कवर बनाए हैं, और ये भी वही चीज़ है। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए x गुणा 96 बराबर 1382400। तो x हो जाएगा, ये नीचे आएगा 1382400 बटे 96। अब हम इसे काटेंगे, तो ये कटता है, सबसे पहले इसको 4 से काट देते हैं। चलो, तो 4 दूने 8, 4 चौके 16, 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 00। फिर 4 से कटेगा, 4 छके 24, 4 से ये काटा, 4 अठे 32, 4 छके 24, 4 चौके 16, 00। फिर 6 से ये कटना चाहिए, तो 6 कम 6, फिर 2 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 00। इतना आ चुका है, इतना ये आ चुका है। ध्यान रखना ये अभी सेंटीमीटर में है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी लंबाई x सेंटीमीटर है, इसलिए तो हमने सेंटीमीटर वर्ग लिखा। तो ये सेंटीमीटर आया है, इसका ध्यान रखना। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मीटर में तिरपाल की लंबाई क्या, तो मीटर में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग दिया, और अब ये हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा 144 मीटर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसे होते हैं। ये घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों को हम ए ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। अगर आप घन को देखें तो इसके 6 फेसेस हैं, फल के हम इन्हें कहते हैं। आप देखो, एक सामने, एक पीछे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, तो टोटल इसकी 6 साइड कह सकते हैं। और हर एक साइड वर्गाकार है, और हर एक साइड का क्षेत्रफल है a स्क्वायर, तो इसलिए 6 साइड का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ a इसकी भुजा है। अब क्षेत्रफल तो क्वेश्चन में दिया है कि ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसीलिए 6a स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम बाद में लिख देंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 से हम भाग देंगे, ये नीचे आएगा यहाँ ना, तो ये हो जाएगा 100। अब देखो a स्क्वायर अगर 100 है तो a क्या होगा, तो देखो a स्क्वायर है 100, तो ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, तो ये 10 सेंटीमीटर ये आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहो कि a स्क्वायर बराबर, क्योंकि 100 है इसलिए हम a स्क्वायर को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, और इसे काट दो, a बराबर 10 आ गया। बात समझ आई।
इस तरह से हम इसे करेंगे। आंसर आ चुका है। तो घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये आपको अगर आप लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में जो पूछा गया है तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप लिखोगे कि इसीलिए घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से। तो आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। तो ये पेटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वहाँ पर लिखी है। तो इसे पेंट किया गया कहाँ कहाँ? चारों दीवारों पे और छत पे, तल को छोड़ के हर जगह, यानी नीचे तल में पेंट नहीं किया गया। तो क्वेश्चन है कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया गया। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH इस तरह से लिख दिए हैं। एक बात का ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे लंबाई छोटी है चौड़ाई बड़ी है, ऐसा होता नहीं है। वैसे हमेशा पहले लंबाई आती है जो कि बड़ी होती है चौड़ाई से, बट कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अब हम लिखेंगे कि पेंट किया जाने वाला जो भी हिस्सा है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो कुल पेंट किया गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्योंकि हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। देखो माय डियर, ये हम दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर हमारे पास कोई भी जब भी दीवारें होती हैं, जैसे अगर मैं केवल दीवारों की बात करूं, दीवारें कौन कौन सी हैं? एक ये दीवार है, ये वाली दीवार है, फिर इसके पीछे होगी, इसके बगल में होगी, तो 4 दीवारें होती है ना। अच्छा, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, ध्यान रखना, L+B गुणा ऊंचाई। ये दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे तो अब भी इसको नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे पास घनाभाकार आकृति होती है, दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। ये याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये वाला हिस्सा क्या है इतना, ये आधार की परिमाप होती है। आप सोचो, अगर हमारे पास आधार एक इस तरह से आयत है, ठीक है, मैं यहाँ पे 3D फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आधार की परिमाप आप जानते हैं, आयत की परिमाप होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर हम इसमें ऊंचाई का गुणा कर दें तो फिर ये बन जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी ये देखो ना, यहाँ पे ये दीवारें बन रही हैं, तो यहाँ पे ये अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो अब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। तो आधार की परिमाप और उसमें बस ऊंचाई का गुणा कर देना है, ये दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीवारों के अलावा कहाँ पेंट हुआ है? दीवारों के अलावा ऊपर पेंट हुआ है, छत पे। तो ये क्या है? ये भी वही है जो नीचे है, यानी ये वाला हिस्सा, यानी L/B। भाई जो नीचे है इसका क्षेत्रफल ये भी तो यही होगा जो ऊपर है, तो ये हो जाएगा LB। नीचे पेंट नहीं किया है, ऊपर किया है, ऊपर भी एक जैसा ही है। चलो नीचे से हटा दो इसे। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई आएगी जब हम ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये है, तो ये दीवारें हो गई और ये छत हो गई है। इस तरह से सभी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। और अब आप आराम से इस पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं और आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो भी सही है, कि संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये संपूर्ण पृष्ठ होता है किसी घनाभ का। तो संपूर्ण पृष्ठ में कहाँ कहाँ सारी चीज़ें आती हैं, दीवारें हैं, ऊपर नीचे सभी चीज़ें आती हैं संपूर्ण पृष्ठ में। लेकिन नीचे तो पेंट नहीं किया गया ना, तो उसको हटा दो, यानी LB यहाँ से हटा दिया गया। तो चाहे आप ऐसे करो जो मुझे सही लगता है, चाहे आप ऐसे करो, बात एक ही है, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। 2 इंटू L है 1, B है 2, ऊंचाई है 1.5, L1 B2। तो यहाँ पे ये हुआ 3, 1.5 और ये 2 एकम 2, तो ये हुआ 3, 3 तिया 9, 9 और ये 2 प्लस करेंगे 11 हो गया। 11 ध्यान रखना मीटर वर्ग, ये हमारा आंसर है। हमेशा मात्रक लिखना ज़रूर
मात्रक लिखने का ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। ये भूला मत करो, इससे नंबर कटते हैं, आधा नंबर कट जाते हैं कभी कभार। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ये है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर वर्ग क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो कुल कितने कैन की ज़रूरत पड़ेगी, कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी पेंट करने के लिए? एक डिब्बे से, एक कैन से इतना पेंट होता है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। तो करना कैसा है, पहले पूरा क्षेत्रफल निकालो जिसको पेंट किया जाना है, और उसके बाद फिर 100 से भाग दे देंगे तो कैन की संख्या आ जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते हैं। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर लिख दी है LBH। ओके, अब कितने क्षेत्रफल को पेंट किया जाना है पहले तो हमें वो ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि कुल पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल। अब आप अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान हो, उसमें भी हमने क्या हिस्सा, मतलब दीवारें और छत, इसको पेंट किया था, इसमें भी ऐसा ही है। तो दीवारों और छत को पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक तो दीवारों का क्षेत्रफल जो कि होता है 2 × L+B और गुणा H, और उसके बाद छत भी होता है L × P, है ना। मतलब जब हम पेंट करते हैं तो पेंट करने में कहाँ कहाँ पेंट करना है हमने, एक तो दीवारों को पेंट करना है, तो चारों दीवारें जो इसकी हैं वो ये हो गया उसका क्षेत्रफल, और छत जो है ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ × ब्रेड्थ, इसका क्षेत्रफल भी ये है, तो वो भी पेंट करना है। तो ये ध्यान रखना आप। ओके, अब हम यहाँ पर ये सभी मान रखते हैं। L 15, B है 10 और H है 7। L है 15, B है 10, तो ये आ जाएगा 2 × 25 × 7 प्लस 150। 25 दूने 50, 50 सते 5 सते 35, 350 प्लस 150, ये हुआ 500 मीटर वर्ग। ठीक है, 500 मीटर वर्ग ये कुल आ गया। अब आप सोचो एक डिब्बे से तो होता है 100 मीटर वर्ग पेंट, लेकिन कुल पेंट करना है इतना, कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? साफ आप समझ सकते हैं कि 5 डिब्बे लगेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैनों की संख्या तो कुल तो 500 मीटर वर्ग है, और एक कैन से हम 100 मीटर वर्ग पेंट कर सकते हैं। तो भाग दिया तो कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 कैनों की ज़रूरत पड़ेगी। यह हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ओके, यहाँ पर आप अपने सामने ये 2 आकृतियाँ देख सकते हैं। एक आकृति ये बेलन है और दूसरी आकृति आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, इसको हम कहते हैं घन। बेलन घन। अब समानता क्या है, तो दोनों की हाइट समान है। ऊंचाई आप देख सकते हैं पहले की भी 7 है, यानी बेलन की ऊंचाई भी 7 है और घन की ऊंचाई भी 7 है। तो हम लिख देते हैं कि समानता, यानी समानता में दोनों की ऊंचाई समान है। अब इनकी भिन्नता देखो, अगर आप दोनों के आधार देखें तो पहले का आधार क्या है, ये वृत्ताकार है और दूसरे का आधार वर्गाकार है। तो ये भिन्नता में हम लिख देंगे कि जो बेलन है उसका आधार वृत्ताकार है। आप समझ रहे हैं ना भाई, इसका जो आधार है एक वृत्त की तरह बन रहा है इस तरह से, और जो दूसरी आकृति है घन, इसका अगर आप आधार देखें, इसका उधर वाला हिस्सा छिपा हुआ है, लेकिन अगर आप पूरा आधार देखें तो ये आधार इस तरह से बन रहा है। इस तरह से इसका आधार, ये वर्गाकार आधार है इसका। ये इनकी भिन्नता हो गई है। हमें बताना कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ
अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो खड़े वाला क्षेत्रफल है, यानी दीवारों का। वो दीवार गोल भी हो सकती है जो इसमें है, वो दीवार इस तरह से भी हो सकती हैं जो इसमें है। इसका क्षेत्र खड़े वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ऊपर नीचे का नहीं, जो खड़े वाला है, यानी ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो सामने से दिख रहा है, वो ऊपर नीचे वाला नहीं, जो सामने से दिख रहा है, वो क्षेत्रफल किसका अधिक है। चलिए अब दोनों का हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बेलन की बेसिक जानकारी यहाँ पर क्या है। एक तो बेलन की ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर, और इसके बाद बेलन के आधार की त्रिज्या, जिसको हम आर लिखते हैं, वो क्या है। तो आधार अगर आप देखिए बेलन का, ये पूरा का पूरा, इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर, तो उसका आधा होता है त्रिज्या। ये हमें निकालना ज़रूरी है क्योंकि पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अब हम लिखते हैं, तो इसीलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय, देखो माय डियर, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी आकृति जो ऊपर नीचे से एक जैसी है, ऊपर नीचे से एक जैसे का मतलब आप देख सकते हैं कि जो बेलन है, इसका जो आधार है वो इस तरह से है, वृत्ताकार, और ऊपर से देखें तो भी बिल्कुल एक जैसा ही है। यहाँ पर ये देखें अगर आप घन, तो इसका आधार ये वर्गाकार है और बिल्कुल यही ऊपर की तरफ भी है। तो जब भी हमारे पास ऐसी आकृतियाँ होती हैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करो, आधार की परिमाप लिखो। अब ये है क्या, ये है एक आधार, इसका क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिमाप होती है 2πr, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो तो 2πrh हो गया है। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद करने का अमेजिंग तरीका है। इसका आधार वृत्ताकार है, वृत्त की परिमाप 2πr, आप जानते हैं वृत्त की परिधि जिसे कहते हैं, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो। यही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार तो वर्गाकार है, और वर्ग की परिमाप क्या होती है, ये देखो ना बाउंड्री इसकी, तो 1 2 3 4 4a, इसकी a भुजा होती है, ठीक है, और फिर इसमें ऊंचाई का गुणा कर दो। अब ये भुजा a है तो ऊंचाई भी a है, क्योंकि ये तो घन है, हर जगह से एक जैसा है, तो इसमें a का गुणा कर दो, तो ये हो जाता है 4a²। इस तरह से फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर आपको इतना डीप ध्यान में है चीज़ें तो फिर आप भूलोगे भी नहीं कभी। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो ये हुआ 2 गुणा पाई है 22/7, आर त्रिज्या 7/2, ऊंचाई 7, तो यहाँ से ऊंचाई 7, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, और ये आ जाएगा 22 × 7, तो 22 × 7 हुआ 154 सेंटीमीटर वर्ग। समझ आ गया। और अब बात करते हैं घन की। तो घन की भुजा, जिसको कि हम a लिखते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये है 4a²। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो ये समझो कि 4 दीवारें हैं, एक दीवार का क्षेत्रफल a² है, तो 4 दीवारों का 4a² हो गया। a यानी भुजा ये 7 है, इसका वर्ग, तो ये हुआ 4 × 7 × 49, और ये हो जाएगा 198 सेंटीमीटर वर्ग। तो हम कहेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। तो एक बेलनाकार टैंक इस तरह से धातु की चादर से बना है, बंद है, यानी ऊपर नीचे हर तरफ से बंद है ये। इसे बनाने के लिए धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये पता करना है कि कितनी धातु इसको बनाने में लग रही है। तो ये कहाँ कहाँ से है, ये पूरा कवर्ड है चारों ओर से, यानी ये जो पूरा इसका एरिया है हर तरफ से कवर्ड है, ऊपर नीचे हर तरफ से। तो बेसिकली हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जानकारी दी है उसे लिख देते हैं। तो दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या
त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं और ये है 7 मीटर। इसके बाद टैंक की ऊंचाई h 3 मीटर। टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h प्लस आर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 2π है 22/7, r है 7, h 3, r 7, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44 और अंदर 7 3 10, तो ये आ जाएगा 440 मीटर वर्ग और ये हमारा आंसर है। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि टैंक को बनाने के लिए 440 मीटर वर्ग धातु की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा है कि ये एक खोखला बेलनाकार, मतलब खोखला बेलन है इस तरह से। अब इसको काटा गया है, तो सोचो अगर हम इसको ऐसे काटते हैं और फिर खोल देते हैं तो ये एक आयत की शेप ले लेगा। आप सोचो एक कागज़ है, मान लो कागज़ को घुमा के हम बेलन बना सकते हैं ना ऐसे, तो उसको खोल के फिर वापस हमने ये एक कागज़ के एक आयताकार हमने ये कागज़ की तरह बना दिया है। आयताकार चादर ये है। इतना आप समझ गए कि इसको ऐसे काट कर ये खोल कर ये बनाया जा सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि इससे ये बन सकता है। अब है क्या बात ये है कि जो ऊंचाई है, आप ध्यान से देखो, इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई का काम कर रही है। तो जो इसकी चौड़ाई है इस आयताकार चादर की, वो बेलन की ऊंचाई, दोनों बराबर है। दूसरी बात, जो इसकी आधार की परिमाप है, सोचो यही परिमाप खुल के तो ये बना है। तो जो इसकी आधार की परिधि है वो इसकी लंबाई होगी। और इसके आधार की परिधि क्या होती है भाई? वृत्त है। वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2πr है और इसकी लंबाई हम क्या लिखते हैं? इसकी लंबाई हम l लिखते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगी। अब बात समझ आ गई? तो अगर हम देखो तो पहली बात तो ये है कि 32 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई अगर है, मतलब 32 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी 32 सेंटीमीटर रही होगी। बस अगर हमें कहीं से ये मिल जाए तो हम ये कह देंगे कि भाई उतनी लंबाई भी है, और इसके बाद फिर हम चादर की परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये सभी जानकारी लिख देते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि खोखले बेलन को ऊंचाई के अनुदिश काट कर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, जब काट के इसको ऐसे खोल देंगे तो जो इस बेलन की ऊंचाई होगी वही चादर की चौड़ाई होगी। बेलन की ऊंचाई बराबर चादर की चौड़ाई, है ना? तो इसीलिए बेलन की ऊंचाई h ये होगी चादर की चौड़ाई, जो कि है 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ज्ञात हमें करना है चादर की परिमाप। तो इसके लिए लंबाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। चौड़ाई तो है, लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी, और लंबाई ज्ञात करना आसान है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, साथ ही बेलन के आधार की परिमाप बराबर चादर की लंबाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें बेलन के आधार की परिमाप पता चल गई तो चादर की लंबाई हमें मिल जाएगी। और ये पता करना आसान है क्योंकि हमारे पास दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। बड़ा आसान है, आधार की परिधि और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, 4 2 2 4। अब यहाँ पे हमने ये ज्ञात करना है 2πr, एक साथ ज्ञात करना है, पाई का मान मत रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2πr हो जाएगा
4224/h, h नीचे आया और उसका मान हम रख देंगे 4224/32। तो ये कटा, 2 से कटा, 4 से काट दे, 4 × 32, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। 1 मिनट, 4 × 4 0, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। अब सही है। और फिर 8 से काटेंगे तो 8 × 8 2 5, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 132 सेंटीमीटर ये आया है 2πr। तो इसीलिए चादर की लंबाई, जिसको हम L से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ये हो जाएगी 132 सेंटीमीटर, क्योंकि 2πr 132 आया है। और जैसे मैंने कहा कि बेलन के आधार की परिमाप या परिधि, आप जो भी कहें, ये इसके बराबर है, लंबाई के बराबर है चादर की। और ये क्यों है, ये मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में समझा दिया था कि इसी को खोल के तो ये बनाया गया है, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये आधार की परिमाप बन जाएगा वापस। तो ये है। अब हमारे पास L है और हमारे पास चौड़ाई B तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही दी है, तो इसीलिए चादर की परिमाप। तो चादर की परिमाप यानी चादर आयताकार है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 132, चौड़ाई है 32, तो यह आ जाएगा 2 × 164 यानी 328 सेंटीमीटर परिमाप है। तो ध्यान रखना, सेंटीमीटर वर्ग मत लिख देना, सेंटीमीटर में होती है परिमाप, है ना, वर्ग नहीं होता, मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी है चीज़ें, बट वर्ग नहीं होगा इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर, जो रोड रोलर होता है, उसको सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास ये है, तो अब देखो जो रोलर है वो आप इस तरह से समझो, जो मतलब एक्चुअल में जो रोड रोलर आता है उसे छोड़ दो और आप ऐसे समझो कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो इस तरह से है, ये एक बेलनाकार चीज़ है और इससे आप रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये समझो कि यहाँ से पकड़ने के लिए कुछ है और 2 लोगों ने यहाँ, किसी ने पकड़ा है और इसको रोल किए जा रहे हैं। अब समझ आ गया? तो ये सिचुएशन है बेसिकली। इसका व्यास दिया है, तो ये इसका व्यास इस तरह से ये है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर। तो सड़क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल इसे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए अब इस बात को। जब हम इस रोलर से एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर, तो कितनी सड़क समतल होगी? तो यहाँ पे जो इसका वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। तो जो वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा है, ये जब एक बार पूरा घूमता है तो एक चक्कर माना जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि इसके एक बार घूमने से कितना क्षेत्रफल समतल होता है। यानी इसका जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होगा, जितना ये एक चक्कर में सड़क को समतल करेगा। अब बात समझ आ गई ना, क्योंकि एक चक्कर में कितना घूमेगा ये, जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही समतल करेगा। तो हम ये लिखेंगे कि एक चक्कर में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल बराबर इसका वक्र पृष्ठ। पर उससे पहले लिख देते हैं इसकी लंबाई क्या है और इसकी त्रिज्या क्या है। तो हम लिखेंगे, दिया है रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, तो इसीलिए त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या के लिए इसको हम 2 से भाग दे देंगे और ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और मीटर में बदलेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा इतना। मीटर में क्यों बदला? क्योंकि इसमें जो इसकी लंबाई है वो भी मीटर में दी है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को मीटर में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोलर की लंबाई। अब लंबाई, वैसे ऊंचाई को हम h लेते हैं, लेकिन जो इसमें इसकी लंबाई है यही h का काम कर रही है, तो वो 1 मीटर हो गया है। इतना ठीक है। और अब हम लिखेंगे एक चक्कर में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ, ठीक है। फिर से अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि सर आपने रोलर का वक्र पृष्ठ ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे तो ये कौन सा हिस्सा सड़क को टच करेगा, वक्र वाला, यही वाला हिस्सा टच करेगा ना भाई, इधर उधर वाला तो टच नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इसका वक्र पृष्ठ ले रहे हैं।
रोलर का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, 2πr और उसमें h का गुणा हो जाता है 2πrh। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई है 22/7, r है 0.42 और हाइट है इसकी 1, तो ये कटेगा यहाँ पे और ये आ चुका है 7×6=42 0.06। और यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6×2 = 12, 12×2 = 24, इतना और 2 स्थानों के बाद दशमलव आएगा, इतना मीटर वर्ग। ये आ चुका है एक चक्कर में सड़क का क्षेत्रफल कितना कवर हुआ है। और ये कितने चक्कर लगाता है, 750 चक्कर लगाता है। तो हम लिखेंगे कि सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो इसमें 750 का गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 1980 मीटर वर्ग। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा है और इसमें दूध पैक करती है कंपनी, दूध का पाउडर। अब यहाँ पर एक लेबल चिपकाया है, कंपनी जो अपना ब्रांडिंग वगैरह करती है। अब ये जो लेबल है, इस लेबल ये 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के, यानी ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, इतना छोड़कर ये लेबल लगाती है कंपनी। हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता करना है कि लेबल की ऊंचाई क्या है और उसकी त्रिज्या क्या है और क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो लेबल की ऊंचाई, इसको हम h से दर्शाते हैं। तो कुल ऊंचाई है पूरे डिब्बे की 20, इसमें 2 ऊपर से और 2 नीचे से हटा देंगे 2-2 सेंटीमीटर, क्योंकि लेबल ऊपर नीचे 2-2 सेंटीमीटर छोड़ा है ना, ऊपर नीचे 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के ये लेबल लगाया है। तो 4 सेंटीमीटर कम होगी इसकी हाइट, यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है। और लेबल की त्रिज्या क्या होगी, लेबल ऐसे घूम के लगाया ना, तो जो बेलन की त्रिज्या है तो सिंपली त्रिज्या यानी r। अब देखो व्यास पूरा 14 है, ये व्यास है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए लेबल का क्षेत्रफल, तो क्योंकि लेबल मुड़ के बेलनाकार हो गया है तो इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला इसमें लगेगा 2πrh, 2 × 22/7 गुणा त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 16, 7 से 7 कटा, ये हुआ 16×2 = 32, 2 × 64 और ये हुआ 704 सेंटीमीटर वर्ग। गुणा कर दिया, ठीक है, इसमें गुणा ही करना है और इसके बाद, और ये हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, और चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।